यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, यानी बोर्ड मॉडल पेपर 2026 के लिए लेकर के आए हैं। किस विषय का? तो जीव विज्ञान का कक्षा 12 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पूरा पेपर सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखी है। देखिए इसका पहला है, आरएनए अंतरक्षेप में जीनों का मौनिकरण किसके प्रयोग से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन से होगा तीसरा, डीएसआरएनए के मौनिकरण के प्रयोग से होता है। फिर अगला है, आनुवांशिक इकाई क्या है? तो आनुवांशिक इकाई जीन होती है। जैसे देखिए जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र डीएनए से मिलकर बने होते हैं और जो डीएनए है ये जीन से मिलकर बना होता है, इसलिए जीन सबसे छोटी इकाई या आनुवांशिक इकाई होती है। फिर अगला है, बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम बताइए। तो बैसिलस थोरेंजिएंसिस, यानी बीटी, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थोरेंजिएंसिस। तो बैसिलस थोरेंजिएंसिस बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम है। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? हम सभी लोग जानते हैं मेंडल ने दिया था। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम इन्होंने दिया। नंबर 2 पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम दिया। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और ये तीनों नियम बहुत ही अच्छी तरीके से चित्र सहित आसान भाषा में मैंने समझाए हुए हैं, आसान शब्दों में समझाए हुए हैं। आप लोग जाइए देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। आप कोई भी नियम देखिए जाकर के, सभी एक ही वीडियो में पढ़े हुए हैं और अच्छी तरीके से चित्र से समझाया हुआ है। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें 5 खंड होते हैं और पहला है, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं। देखिए जंतुओं में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, संबंधित होती है। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण या लिंग सहलग्न गुण कहते हैं। अब 2 का नाम पूछा गया तो ये आप बता दीजिए, वर्णांधता और दूसरा हीमोफीलिया। बहुत ही आसान तरीके से वर्णांधता को मैंने उदाहरण सहित समझाया हुआ है, हीमोफीलिया को मैंने उदाहरण सहित समझाया हुआ है। गारंटी है आप एक बार देखोगे पूरा समझ जाओगे और दूसरे को भी समझा लोगे। आप जाइए YouTube सर्च बॉक्स में लिखिए वर्णांधता और हीमोफीलिया, या फिर वर्णांधता स्पेस छोड़िएगा और बायोलॉजी साइंस एसके लिखिएगा, एंटर कीजिए, आ जाएगा। हीमोफीलिया लिखिएगा, बायोलॉजी साइंस एसके, एंटर कीजिए, आ जाएगा। देख लीजिए, तुरंत समझ में आएगा। फिर अगला है, बहुभ्रूणता क्या होती है? तो देखिए बीजों में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। कोई बीज है, जब उस बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहा जाता है। और ये जिम्नोस्पर्म की विशेषता होती है, जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। और एंटोनी वान लीवेनहॉग ने नींबू में सबसे पहले बहुभ्रूणता को देखा था, नींबू में सबसे पहले बहुभ्रूणता को देखा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, मंगोलियाई जड़ता क्या है? इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए मंगोलियाई जड़ता क्या होती है कि जो हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये 46 गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं, जिससे 23 जोड़ी गुणसूत्र हो जाते हैं। जोड़ों में इस तरह से गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे पहला जोड़ी ये है, दूसरा जोड़ी ये है। तो जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है,
जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है इसमें भी 2 गुणसूत्र होंगे, लेकिन जब 2 गुणसूत्रों की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जब 2 गुणसूत्रों की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो मंगोलियाई जड़ता रोग हो जाता है, या फिर इसे ही डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो 47 गुणसूत्र कुल हो जाते हैं, क्योंकि एक गुणसूत्र बढ़ गया तो इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और इसमें जो चेहरा होता है व्यक्तियों का मंगोलों के समान हो जाता है, मंगोलों जैसा चेहरा हो जाता है, इसीलिए इसे मंगोलियाई जड़ता या मंगोलियाई जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। यानी 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में ट्राइसोमी के कारण यह गुणसूत्र हो जाता है। ये एक ऑटोसोमिक विकार होता है। और इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज लैंगडन डाउन ने की थी, और इन्होंने अपने ही नाम पर इसको डाउन सिंड्रोम कहा था। कब की थी? तो 1866 ईस्वी में की थी। अब अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? तो आपको उदाहरण देकर के बताते हैं कि देखिए, जैसे यहां पर हम मान लेते हैं कि ये लाल फूल है, एक यहां पर ये लाल फूल है, और यहां पर ये सफेद फूल है, सफेद फूल है। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो यहां पर जो फूल आया है वो गुलाबी फूल आ गया है, गुलाबी फूल। तो देखिए, ना तो ये अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखा पाया यहां पर, ना तो ये अपना पूर्ण रूप से प्रभाव यहां पर दिखा पाया है। इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, इसी को कहा जाता है। तो इस तरह से अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण मैंने गुलाबांस का ये उदाहरण देकर के बताया है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है कि जब किन्हीं दो विपरीत लक्षणों के बीच में निषेचन करवाया जाता है तो उन दोनों लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण प्रकट ना होकर के कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो जाता है तो उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। या दोनों के बीच का लक्षण प्रकट होता है तो उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। ना तो ये प्रकट हुआ, ना तो ये प्रकट हुआ, अन्य प्रकट हो गए तो ये अपूर्ण प्रभाविता हो गई है। ये इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने की थी सन 1903 में। कार्ल कोरेंस ने। उदाहरण क्या है? गुलाबांस का पुष्प। फिर अगला है पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए किसे कहा जाता है? तो देखिए, जैसे कोई एक जीवधारी ये है, कोई एक जीव ये है, दूसरा कोई एक जीव ये है, इसके डीएनए को निकाल लिया, इसके डीएनए को निकाल लिया, वांछित कोई डीएनए था, इन दोनों डीएनए को जोड़ करके एक जो नया डीएनए बनाया जाता है इसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किन्हीं दो जीवों के डीएनए को आपस में जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है तो उसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 3 का पहला है, एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो देखिए, एंट अमीबा के द्वारा पेचिस रोग उत्पन्न हो जाता है। पेचिस, या आप इसे अमीबिएसिस रोग भी कह सकते हैं, अमीबिएसिस रोग या अमीबता रोग भी कहा जाता है, अमीबता रोग। तो कई सारे इसके नाम होते हैं। और इसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा? तो आप गंदगी की रोकथाम कीजिए, गंदगी की रोकथाम करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। जल शुद्ध पिए, जल की शुद्धता बनाए रखकर आप इसके रोकथाम कर सकते हैं। और जो खाने पीने की चीजें हैं, खाने पीने की चीजों को ढक कर रखें, सुरक्षित खाएं। और इसके साथ मेट्रोजिल का प्रयोग कर सकते हैं, मेट्रोजिल मेडिसिन ले सकते हैं, ट्राइडे जाल ले सकते हैं, ट्राइडे जाल दवाई ले सकते हैं। लेकिन ये सभी दवाई आप एक किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही लें। इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला है, सहजीविता एवं परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सहजीविता देखिए धनात्मक पारस्परिक क्रिया है,
धनात्मक पारस्परिक क्रिया है, जबकि परजीविता ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया होती है। पहला अंतर तो ये हो जाएगा। सहजीविता धनात्मक पारस्परिक क्रिया है, परजीविता ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया होती है। सहजीविता में क्या होता है, सहजीविता जो होती है इसमें कोई दो जीवधारी होते हैं और ये दोनों जीवधारी एक साथ अपना जीवन जीते हैं, रहने के लिए, खाने के लिए और आवास के लिए, हर एक चीज के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। जबकि परजीविता में क्या होता है कि कोई एक जीवधारी है वो दूसरे जीवधारी को खाता है, दूसरे जीव पर रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे की हानि हो जाती है, जैसे मेढक ने कीड़े को खाया, इस तरह से ये परजीविता हो जाएगी। तो कई सारे उदाहरण मैंने दे करके इसको समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से हमारे चैनल से इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें जो सहजीविता है इसको 3 भागों में बांटा गया था। सहोपकारिता, सहोपकारिता, सहभोजिता, आद्य सहकारिता, आद्य सहकारिता। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सहोपकारिता में क्या था, कोई दो जीवधारी हैं और ये दोनों जीवधारी आपस में रहने के लिए, भोजन के लिए, हर एक चीज के लिए हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। सहभोजता में क्या था, एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे की भी हानि नहीं होती है, सहभोजता में था। आद्य सहकारिता में बिल्कुल इसके सहोपकारिता का उल्टा था। तो सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है मानव शुक्रजनक नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। देखिए इस चित्र को बनाना मैंने बताया हुआ है, आप जाइए YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा मानव की शुक्रजनक नलिका का खड़ी काट का चित्र। उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ बनाकर बताया हुआ है, आप लोग जाइए उसको देखिए कि किस तरह से शुक्रजनक कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण कर रही हैं। पूरे चित्र में हम सब कुछ समझाए हुए हैं, इस तरह से बनाया हुआ दिखाया हुआ है। फिर अगला है असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व होता है। तो देखिए जब संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नया जीव बन जाए, नया जीव बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। जब संयुग्मन भी ना हो यानी निषेचन भी ना हो और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो लेकिन फिर भी नया पौधा बन जाए, नया जीव बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। इससे होता क्या है, तो उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, इसका महत्व है। और जात की शुद्धता बनी रहती है, जात की शुद्धता बनी रहती है और हर बार बीजों को खरीदना नहीं पड़ता है। तो कई सारे इसके उदाहरण आप बता सकते हैं। अगला है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। देखिए जो नगरों से बहकर आने वाला जल होता है, मान लेते हैं ये नगरों से बहकर आने वाला जल है, इस जल में जब कूड़ा करकट, मल मूत्र आदि सभी मिल जाते हैं, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ मिल गए, कूड़ा करकट मिल गया, इसी में मल मूत्र मिल गया, मल मूत्र मिल गया, कुछ अन्य ठोस पदार्थ मिल गए जो नगरों से बहकर आने वाला जल था, इसमें कूड़ा करकट, मल मूत्र, अन्य ठोस पदार्थ जब मिल जाते हैं तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। आप कहा गया वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व का उपयोग कीजिए। तो इसके उपचार की 3 प्रोसेस थी जिसमें मैंने समझाया था। जो पहली प्रोसेस छानना थी, दूसरी प्रोसेस थी सूक्ष्म जीवों का उपयोग द्वारा और तीसरी प्रोसेस थी रासायनिक विधि द्वारा। तो सूक्ष्म जीवों को इसमें प्रवाहित करते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रवाहन से क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कूड़ा कचरा होता है उसमें, वो अन्य सभी चीजें धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं, बैठ जाती हैं नीचे, इस तरह से उनको खा पी कर खत्म कर देते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। फिर उसमें क्लोरीन वगैरह डाल करके उसको शुद्ध किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों के महत्व या वाहित मल उपचार के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के फुल वीडियो देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो देखिए इधर लिखिए उत्पादक, लाइन खींच दीजिए, इधर लिखिए उपभोक्ता और पहला अंतर बताइए। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, पहला ये हो जाएगा। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ये हो जाएगा।
और उत्पादक में जैसे हरे पौधे उत्पादक होते हैं, और इसमें हरे पौधों को छोड़कर अन्य जीव, चाहे वो मानव हो, बकरी हो, अन्य जीव हो, जंतु हो, वो सभी उपभोक्ता होते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो कई सारे इसके अंतर हैं, आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है लघु बीजाणु जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग यूट्यूब सर्च बॉक्स में डालिएगा लघु बीजाणु जनन और स्पेस छोड़िएगा, लिखिएगा बायोलॉजी साइंस एसके, एंटर कीजिएगा, आ जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा। फिर अगला है यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है, यानी साइटोसिन बराबर 20% है, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन प्रतिशत की ए की गणना करनी है, एडेनिन की गणना करनी है। तो देखिए चारगाफ ने बताया था कि जो साइटोसिन होती है डीएनए में वो हमेशा ग्वानिन के बराबर होती है। तो साइटोसिन 20% दे रखी है, तो यहां पर ग्वानिन भी 20% हो जाएगी। अब देखिए चारगैफ ने यह भी बताया था कि A प्लस जी इजुकल टू टी प्लस सी, यानी एडेनिन और ग्वानिन बराबर होते हैं थायमिन और साइटोसिन के। तो अब इसमें मान रख दीजिए, देखिए G प्लस सी प्लस जी या G प्लस सी बराबर 20 प्लस 20 हो जाएगा, इस तरह से 40 हो जाएगा। और A प्लस जी बराबर आप कर दीजिए कि 100, पूरा 100 होता है, 100 में से 40 घटा दीजिए, इस तरह से 60 आ जाएगा। अब A बराबर निकाल लीजिए, तो A बराबर आ जाएगा 60/2 कर दीजिए, 30 आएगा। तो एडेनिन की मात्रा कितनी होगी, 30% आ जाएगी। फिर अगला है मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए। तो देखिए मेंडल ने मटर का पौधा चुना था इसलिए क्योंकि ये 1 वर्षीय पौधा होता है, वर्षीय पौधा है, 3 से 4 माह में तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी इसकी नई नई किस्मों का अध्ययन किया जा सकता है, नई नई जातियों का अध्ययन, यानी जल्दी जल्दी इसका प्रयोग किया जा सकता था। इसमें स्वपरागण संभव था, स्वपरागण होता था, इसलिए लिया। जो मटर के पौधे थे, पुष्प थे, ये समयुग्मजी थे, समयुग्मजी थे। जो कई सारे कारण थे चुनने के, लाभ ये हुए इनको। तो ये इतने सारे जब पौधे, इतने चीजों का चुनाव किया इन्होंने, जल्दी तैयार हो गए, तो उन्होंने कई सारी चीजों का अध्ययन जल्दी जल्दी कर लिया। एक तो ये लाभ हुआ, स्वपरागण की क्रिया थी, ये भी उनका एक लाभ हुआ, मटर समयुग्मजी से ये भी लाभ हुआ। फिर अगला है सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए सहोपकारिता क्या होती है, कोई एक जीवधारी ये है, दूसरा जीवधारी ये है, ये आवास के लिए, भोजन के लिए, हर एक काम के लिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें, प्रवालाभीय जड़ें, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। और फिर अगला है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। डाउन सिंड्रोम किसे कहा जाता है, इसके कारण और लक्षण बताना है। तो देखिए जो डाउन सिंड्रोम है, ये होता क्या है वास्तव में, शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो 46 गुणसूत्र हैं ये जोड़ों में होते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। इस तरह से 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब इसी तरह से एक नंबर का गुणसूत्र, तो इसी तरह से जो 21 नंबर का गुणसूत्र होता है उसमें भी 2 गुणसूत्र होंगे। अब ये नॉर्मल में होता है कि 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। यानी 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जब किसी कारणवश 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, और इसमें व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इसीलिए इसको मंगोलियाई जड़ता या मंगोलियाई जड़ बुद्धता भी कहा जाता है। और इसकी खोज लैंगडॉन डाउन ने की थी, इन्होंने अपने ही नाम पर इसको डाउन सिंड्रोम कर दिया था। कब की थी, तो 1866 ईस्वी में की थी। फिर अगला है बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाले विधियों, यहाँ वीडियो लिख गया है, विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें IVF आप बता दीजिए, हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है इस पर, IVF पर IUI बता दीजिए। सब ये हमारे चैनल में एक एक करके सब कुछ चित्र सहित आसान भाषा में समझाया हुआ है। आप लोग जाइए और
सब कुछ आसान भाषा में समझाया हुआ, आसान तरीके से समझाया हुआ है। पर हमारे चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत ही सरल भाषा में समझाया हुआ है, चित्र सहित। आप लोग जाकर के समझिए, देखिए, समझ जाएंगे। फिर अगला है भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में तुलना कीजिए। देखिए, ये है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, और जब इसमें निषेचन हो गया तो इसमें खाद्य पदार्थ भर जाता है तो बन जाता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष हो जाता है। तो इन दोनों में पूरा अंतर हमारे चैनल में अपलोडेड है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, जाकर के आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन, अनिषेक फलन और बहुगुणता में अंतर। जो अनिषेक फलन है तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। जबकि बहुगुणता क्या है, जब बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। फिर अगला है आधुनिक मानों पर टिप्पणी लिखिए। तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है वृषण और अंडाशय के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जो वृषण है इससे नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है और शुक्राणु भी इसी से बनते हैं। तो दो कार्य इसके हो गए, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना और शुक्राणुओं का निर्माण करना। अब इधर जो अंडाशय है इससे मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं और साथ ही साथ अंडे का निर्माण भी ये करता है। फिर आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो एक तो एकाकीपन, स्कूल ना जाना, तो आदि कई सारे कारण हैं इसके, हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे बचा जा सकता है, तो माता पिता समझाएं, उनके टीचर्स समझाएं, आदि के द्वारा शिक्षा देकर के इससे बचा जा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पर 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है। देखिए, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की मुख्य 2 भूमिकाएं, अथवा ये नहीं करते हैं तो पीढ़ी एकांतरण क्या है, एक आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र के इतिहास का बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है, मैंने जाकर के देख सकते हैं। एमनियन के 4 महत्वपूर्ण कार्य या फिर पर परागण से होने लाभ और हानि का उल्लेख कीजिए। सब कुछ हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिए है, आप वहां से जाकर के इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए का द्विगुणन समझाइए, प्रभाविता का नियम समझाइए, प्लाज्मा और जैव सूचना विज्ञान। इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए अच्छी तरीके से समझिए, देखिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो ऊतक संवर्धन क्या है, इसके विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। तो इनमें से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आप हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं सभी वीडियो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।